आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं अनुष्का सिंह आज आपको बताऊंगी प्राचीन भारतीय इतिहास यानी एशियन इंडियन हिस्ट्री में शिक्षा के केंद्र तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला के बारे में, जो कि बीए थर्ड सेमेस्टर की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। थर्ड सेमेस्टर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से एक प्रश्न पूछा जाएगा इस तरह से कि प्राचीन शिक्षा के केंद्रों पर टिप्पणी कीजिए, या फिर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ा बताइए, या तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में बताइए। फिलहाल नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में ही पूछेगा, लेकिन अगर ये पूछ लेता है तीनों, तो आपको तीनों डिटेल से लिखने होंगे। तो मैं आपको जो है यहाँ पे पढ़ा के अपने नोट्स से बता रही हूँ, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास विषय शिक्षा के केंद्र तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, गुरु की संख्या। ये जो है मैंने ये चूँकि मैम ने पूरे टॉपिक दिए थे, शिक्षा के केंद्र, नालंदा विश्वविद्यालय, गुरु, शिष्य की संख्या लिखनी है, शिष्यों की संख्या लिखनी है, पाठ्यक्रम आदि लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले शिक्षा के केंद्र तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय। अब हम एक एक हेडिंग से जो है डिटेल में इसको समझेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे कि आपको ये चीज़ याद हो जाती है तो अच्छी बात है। मैंने इसमें डिटेल से लिखा क्योंकि मुझे डिटेल में ही लिखना था, ठीक है। तो आप इसको जो आपको अच्छी चीज़ें लगी वो भी याद कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर था। जिस नगर में यह विश्वविद्यालय था उसके बारे में कहा जाता है कि श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने उस नगर की स्थापना की थी। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, जबकि विश्व का दूसरा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि मगध में वर्तमान बिहार के नालंदा ज़िले में स्थित है। ये जो है ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और एमसीक्यू में पूछा जाता है कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा? तक्षशिला विश्वविद्यालय है, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। और दूसरा है नालंदा विश्वविद्यालय। तो हाँ, जो कि मगध में वर्तमान बिहार के केंद्र नालंदा ज़िले में स्थित है। तक्षशिला की स्थापना 7वीं ईस्वी में की गई थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भरत ने इस नगर की नींव डाली थी। देखो, तक्षशिला यानी कि भरत के पुत्र, ठीक है, और भरत ने इसकी जो है नींव डाली, यानी शुरुआत किया, तथा अपने पुत्र दक्ष नहीं तक्ष हो गए हैं, तक्ष को वहाँ का शासन बनाया था। उसी के नाम पर इसका नाम तक्षशिला पड़ा। यह भी कहा जाता है कि जन्मेजय का नागयज्ञ भी इसी स्थान पर हुआ था। इस प्रकार अत्यंत प्राचीन काल से भी यह ब्राह्मणीय शिक्षा का केंद्र रहा। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये है तक्षशिला विश्वविद्यालय अपने कंप्यूटर की दृष्टि से, ठीक है। पता नहीं पहले कैसा रहा होगा, पहले फ़ोटो तो होती नहीं थी कैमरा, ठीक है। प्राचीन इतिहास में विदित होता है कि तक्षशिला, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और पूरा सुन लेंगे आप तो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं, आप लिख ले जाएंगे, ठीक है, मुझे उम्मीद है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले उच्च वर्ण के ही छात्र होते थे। सुप्रसिद्ध विद्वान, चिंतक, कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री चाणक्य ने भी अपनी शिक्षा में यही पूर्ण की है। उनके बाद यही शिक्षण कार्य करने लगे। यही उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। विद्यालय का प्रबंध तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दूर से राजकुमार, शाही परिवार, ब्राह्मणों, विद्वानों, धनी लोग तथा उच्च कुलों के बेटे आते थे। तक्षशिला में शिक्षकों की संख्या का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। विश्वविद्यालय में आवास कक्ष, पढ़ाई के लिए कक्ष, सभागृह और पुस्तकालय थे। विद्यार्थियों को शिक्षा निःशुल्क के अलावा भोजन तथा निवास का स्थान शुल्क देना पड़ता था। इस भुगतान के 3 रूप थे। ये 3 रूप निम्नलिखित हैं। प्रवेश के समय 1 सहस्त्र मुद्राएं दान करना, अध्ययन के उपरांत स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन, और गुरु की सेवा करना। इस प्रकार निर्धन या धनी सभी प्रकार के विद्यार्थियों को अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो जाया करता था। एक अध्यापक के पास कभी कभी 500 छात्र हुआ करते थे। प्रवेश की न्यूनतम आयु 16 वर्ष थी। यह प्राचीन भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षण केंद्र था तथा लगभग 1000 वर्षों तक इसकी ख्याति देश विदेश में व्याप्त रही। यहाँ पे कोई विश्वविद्यालय अपनी 10वीं 100वीं सालगिरह मनाता है, यहाँ पे 1000 वर्ष की बात की जा रही है। वहाँ दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे, ठीक है। तो मेरा पहले पॉइंट क्या था? पहला हम लोगों ने देखिए, अगर आप एग्ज़ाम की दृष्टि से लिखते हैं, एग्ज़ाम में आता है तो आप ऐसे हेडिंग डाल के पॉइंट डाल के लिखेंगे। अगर ये पूछता है कि शिक्षा के केंद्र बताइए, तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, शिक्षा के केंद्र बताइए, तीनों केंद्र बताने पड़ेंगे। थोड़ा थोड़ा आप लिख लेंगे अपने आइडिया से, ठीक है। तो अगर डिटेल में पूछता है तो आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, लेकिन आप सुनते सुनते आपको कई सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आप पॉइंट वाइज भी इसको लिख सकते हैं कि आपको ये लाइन अच्छी लगी, आप ये लाइन नोट कर लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हो गया था पेज। हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अब पाठ्यक्रम जैसे कि आपका सिलेबस बताया जाता है कि ये सिलेबस में है, बस उसी तरह उस समय भी सिलेबस था।
तक्षशिला चूँकि शिक्षा का केंद्र था, इसीलिए यहाँ उच्च स्तरीय विषयों का अध्ययन किया जाता था। इसके प्रमुख विषय थे वेदाचार्य यानी 3 वेद, वेदांत, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष, कृषि, व्यापार, तर्कशास्त्र, सर्पदंश चिकित्सा यानी सांप को जो सांप काट लेता था उसकी चिकित्सा, सैनिक शिक्षा, शिल्पों की शिक्षा। शिल्प यानी कि जैसे कि वो जो मिट्टी के घड़े और ये सब चीज़ें होती नहीं हैं, वही शिल्प। 18 शिल्प की शिक्षा, ये भी ध्यान दीजिए। व्याकरण के जनक, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में लेकर हर एक जगह पे ये पूछा जाता है कि व्याकरण के जनक पाणिनि सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ चाणक्य तथा अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य भगवान बुद्ध के व्यक्तिगत चिकित्सक जीवक और प्रसिद्ध भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त और पुष्यमित्र, ये सभी तक्षशिला पावन धरती के ही उपस्थित थे। भारतीय और ग्रीक कला के प्रशिक्षण के लिए भी यहाँ स्थान अत्यधिक प्रसिद्ध रहा। विषयों को चुनाव करने में, यह मैंने गायब हो गया है कि में वर्ण व्यवस्था का कोई भी बंधन नहीं था। विद्यार्थी उक्त विषयों में से कोई भी विषय ले सकते थे। तक्षशिला में ऊंच नीच का भेदभाव न था और शुल्क देने वाले छात्रों और शारीरिक श्रम करने वाले निर्धन छात्रों को ही एक प्रकार का सामान्य जीवन व्यतीत करना पड़ता था तथा भोजन, वस्त्र, रहन सहन भी सब एक समान ही होता था, जिसके द्वारा वह भोग विलास की सामग्री रख सके। साथ ही में है शिक्षा में भी प्रत्येक वर्ण को समान सुविधाएं प्राप्त थी और विषयों के चयन में वर्ण की बाध्यता न थी। जहाँ क्षत्रिय ब्राह्मणों के साथ वेदा अध्ययन करते थे, वहाँ ब्राह्मणों के साथ वे धनुर्विद्या में कुशलता प्राप्त करते थे। विद्यार्थियों को न केवल ग्रीक भाषा में शिक्षा दी जाती थी, अपितु ग्रीक युद्ध प्रणाली भी सिखाई जाती थी तथा चिकित्सा शास्त्र की अध्ययन अवधि 7 वर्ष की थी। ठीक है। अब विद्यालय का प्रबंध। तक्षशिला में कोई सुव्यवस्थित विश्वविद्यालय अथवा शिक्षा संस्था नहीं थी, वरन यहाँ पर पारिवारिक प्रणाली के, देखिए मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनलों से सर्च किया था, इसको लिखा था, बहुत सारी मटेरियल को इकट्ठा करके बुक से, गूगल से तब जाके लिखा था। तो मैंने बहुत डिटेल से लिखा है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तो विद्यालय का प्रबंध। अब विद्यालय जो है, विद्यालय का प्रबंध क्या था भाई? विद्यालय में आपके पंखा है, कूलर है, टीवी है कि नहीं है, मतलब इस तरह की चीज़ें। फिलहाल टीवी कूलर नहीं होता है वरन यहाँ पर पारिवारिक प्रणाली के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती थी। भाई अब वहाँ पे जो प्रवास, मतलब कि जब वहाँ बच्चे रह रहे हैं तो ज़रूर ना ज़रूर पारिवारिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, मतलब परिवार में रहने की। विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क के अलावा भोजन, निवास शुल्क देना पड़ता था। इस भुगतान के 3 रूप से करते थे। ये प्रवेश के आधार पर, एक सहस्त्र मुद्राएं, अध्ययन के उपरांत स्वर्ण मुद्राएं और गुरु की सेवा करना। इस प्रकार से धनी या गरीब छात्र, ठीक है, ये वही बात लिखी जो वहाँ पे लिखी थी मैंने। शोध और चिकित्सा में प्रसिद्धि। प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुसार पाणिनि, कौटिल्य, चंद्रगुप्त, जीवक, कौशलराज, प्रसेनजीत आदि महापुरुषों ने इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। तक्षशिला विश्वविद्यालय में वेतनभोगी शिक्षक नहीं थे। आपको अगर बोरिंग लग रहा है भी, बहुत आगे इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि मैंने बहुत सुंदर तरीके से इसको समझाया है। और ना ही कोई निर्दिष्ट पाठ्यक्रम था। आजकल की तरह पाठ्यक्रम की अवधि निर्धारित नहीं थी और ना कोई विशिष्ट प्रमाण पत्र या उपाधि दी जाती थी। शिष्य की योग्यता और रुचि को देखकर आचार्य उनके लिए अध्ययन की अवधि स्वयं निर्धारित करते थे। जैसे कि कोई शिष्य बहुत महान है, इंटेलिजेंट है, तो उसको वहीं तक नहीं पढ़ाएंगे, उसके आगे तक वो ले जाते थे। और जिनकी रुचि नहीं है तो उनको आगे तक क्या करेंगे, पढ़ा के वहीं तक छोड़ देते थे। परंतु कहीं कहीं पाठ्यक्रमों की सीमा निर्धारित थी। चिकित्सा के पाठ्यक्रम 7 वर्ष के थे तथा पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद प्रत्येक छात्र को 4 माह का शोध करना पड़ता था। इस शोध में वह कोई औषधि की जड़ी बूटी पता लगाता, तब जाकर उसे डिग्री मिलती थी। उसके शोधों में यह अनुमान लगाया जाता गया है कि यहाँ 12 वर्ष तक अध्ययन के पश्चात दीक्षा मिलती थी। 500 ईसा पूर्व जब संसार में चिकित्सा शास्त्र की परंपरा भी नहीं थी, तब तक्षशिला आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। यानी कि पूरे विश्व में अपना तक्षशिला विश्वविद्यालय आयुर्वेद का सबसे बड़ा केंद्र था। हम लोग पुराने काल में ना जो है ज्ञान में बहुत माहिर थे। जातक कथाओं, विश्वगुरु थे। जातक कथाओं एवं विदेशी पर्यटकों के लेख से पता चलता है कि यहाँ के स्नातक मस्तिष्क के भीतर अंतड़ियों का ऑपरेशन भी बड़ी सुगमता से कर लिए देते थे। अनेक असाध्य रोगों के उपचार सरल एवं सुलभ जड़ी बूटी से करते थे। इसके अतिरिक्त अनेक दुर्लभ जड़ी बूटियों का भी उन्हें ज्ञान था। शिष्य आचार्य के आश्रम में रहकर विद्याध्ययन करते थे। एक आचार्य के पास अनेक विद्यार्थी रहते थे। इनकी संख्या प्रायः 100 से अधिक होती थी और अनेक बार 500 तक भी पहुंच जाती थी, मतलब 507। आजकल के
क्लास में एडमिशन कराएंगे 150 और आएंगे 50, 500 छात्रों की बात की जा रही। कितनी विशाल जगह होगी बैठने के लिए। अध्ययन में क्रियात्मक कार्य को बहुत महत्व दिया जाता है। अगर बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में या विद्यालयों में, आपके ही विद्यालय में अगर 500 छात्र आ जाएँ तो जगह भर जाएगी, देखने भर की पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। एग्ज़ाम टाइम देखते हैं तो आप सोचिए 500 छात्रों के बैठने की और खाने पीने सब चीज़ की व्यवस्था थी। कितना विशाल विश्वविद्यालय हुआ। हम लोगों को घूमने जाना चाहिए। छात्रों को देशांतरण भी कराया जाता था। शिक्षा पूर्ण होने पर परीक्षा ली जाती थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में स्नातक होना उस समय के लिए अत्यंत गौरव माना जाता था। यहाँ धनी और निर्धन दोनों तरह के छात्रों अध्ययन व्यवस्था थी। धनी छात्र विद्यार्थियों को अध्ययन का शुल्क, भोजन, निवास और अध्यापन का शुल्क देते थे। निर्धन छात्र पढ़ाई पूरी हो जाने पर शुल्क देते थे। विद्यालय को मदद करने की प्रतिज्ञा लेते थे। ठीक है, मेरे दिमाग बात भी चल रही थी कि निर्धन छात्र क्या देते थे। ठीक है, तो विद्यार्थियों को दुर्लभ जड़ी बूटी का ज्ञान कराया जाता। 1 मिनट रुकिए थोड़ा, ये जो है 5-6 था, यहाँ पे हम लोग ये वाली बात की प्रतिज्ञा लेते थे। इसके अलावा वहाँ के विद्यार्थियों को दुर्लभ जड़ी बूटी का ज्ञान था। इसके अतिरिक्त अनेक दुर्लभ जड़ी बूटी का भी ज्ञान था। शिष्य आचार्य के आश्रम में रहकर शिक्षा अर्जन करते थे। विश्वविद्यालय की तक्षशिला नगरी अफगानिस्तान के पूर्वी भाग गंधार देश की राजधानी थी। गंधार और तक्षशिला का परिचय हमें ऋग्वेद, रामायण और महाभारत में मिलता है। डिटेल में आपको असाइनमेंट बनाना हो तो आप आराम से बना सकते हैं, वरना आप स्किप कर करके भी पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, रामायण के अनुसार जब कोई इंपॉर्टेंट लगे बस वो स्क्रीनशॉट या सुन लीजिए। रामायण के अनुसार श्री राम के भाई भरत का पुत्र तक्षशिला नगरी तथा पुष्करावती नगरी का शासन था। अतः अब संस्कृत में लिखा है सिंगोरुभ्यता परश्वे देशा परम शोभना। वाल्मीकि रामायण सप्तम, तो ये पता नहीं क्या लिखा जो लिखा था। तक्षशिला विश्वविद्यालय में ऐसे स्थान पर था जहाँ भारत के देश की पूर्व और पश्चिम सीमा पर अन्य देशों से आने जाने वाले मार्ग मिलते थे। चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में इसी मार्ग से भारत देश पर विदेशी आक्रमण होने लगे। जब आक्रमण हुए तो सबसे पहले आक्रमण हुआ कहाँ? विश्वविद्यालय पे। जब भी किसी भी देश की शिक्षा को आघात करना हो तो सबसे पहले उसके विश्वविद्यालयों को ही नष्ट कर दिया गया, क्योंकि जब शिक्षा आप आने वाली पीढ़ी को बताएंगे ही नहीं कि हमारा देश आज़ाद था, ये पाकिस्तान है, ये भारत है, तो वो क्या जानेगा। बस वही लोग शिक्षा पे ही प्रहार सबसे पहले किए। एजुकेशन में इसको डिटेल से बताया गया है। तक्षशिला विश्वविद्यालय इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि देश विदेश के विद्यार्थी अध्ययन के लिए यहाँ पर आते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में बनारस, राजगृह, मिथिला, उज्जैनी, पंचाल आदि भारत के दूर दूर के नगरों से विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे और विश्व गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करते थे। मतलब अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आया है आपके लिए। तक्षशिला के प्रमुख विद्यार्थी कौन थे? चरक एक महर्षि, एक आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात हैं। वे कुषाण राज के राजवैद्य थे। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। इसमें रोगनाशक और रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख है तथा सोने, चांदी, लोहे, पारा आदि धातुओं के भस्म एवं उपयोग का वर्णन मिलता है। चरक को चिकित्सा जगत का जनक कहा जाता है। इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। चाणक्य ने की थी। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने अपनी शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय से पूर्ण की थी। वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चाणक्य को राजनीतिक ग्रंथ, अर्थशास्त्र और सूत्रियों के साथ चाणक्य नीति के लेखक के रूप में जाना जाता है, जिन्हें उन्होंने प्रभावी ढंग से शासन करने के तरीके पर युवा चंद्रगुप्त के लिए एक निर्देश पुस्तिका के रूप में लिखा था। अर्थशास्त्र को चाणक्य की प्रशिक्षण पुस्तिका माना जाता है, जिसके द्वारा उन्होंने चंद्रगुप्त को एक नागरिक से एक राजा में बदल दिया। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से, इसीलिए कहते हैं शिक्षा महत्वपूर्ण है। अगर शिक्षित ना होते चाणक्य तो शायद चंद्रगुप्त कभी हमें जैसा राजा ना मिलता। अपने पोते अशोक महान को सौंप दिया। बात को समझिए, चंद्रगुप्त से यह शिक्षा बिंदुसार और बिंदुसार को फिर उसे अपने पोते अशोक महान को सौंप दिया। उनकी प्रारंभिक सफलता का श्रेय भी अर्थशास्त्र को दिया जाता है। चाणक्य एक उत्कृष्ट शिक्षक, एक बेजोड़ राजनीतिक सिद्धांतकार थे। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से विद्या अध्ययन किया। अब मैं आपको एक विचार बताती हूँ। चाणक्य का जब घनानंद शायद नाम था उनका, जिन्होंने अपमान किया था, अगर अपमान भी कभी कभी सही होता है, चाणक्य अपमान ना किया था तो शायद हमें चंद्रगुप्त मौर्य जैसा राजा प्राप्त ना होता और हमें इतिहास की इतनी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में विश्लेषण ना मिलता और शायद अर्थशास्त्र के जनक कहे जाने वाले, राजनीतिक कहे जाने वाले हमें चाणक्य के बारे में भी ना पता चलता। और बात अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। पाणिनि, संस्कृत भाषा का जनक महर्षि पाणिनि को माना जाता है।
संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप से देने में इनका अहम और अतुलनीय योगदान रहा। महर्षि पाणिनि के संस्कृत में अतुलनीय योगदान के कारण उन्हें संस्कृत के जनक के रूप में भी जाना जाता है। महान व्याकरणविद पाणिनि द्वारा एक भाषा बताई गई जिसका नाम शास्त्रीय संस्कृत था, जिसने वैज्ञानिक विचारों को बड़ी सटीकता, तर्क और यहाँ पे कुछ लिखा था के साथ व्यक्त करने में सक्षम बनाया। इनके व्याकरण का नाम जो भी हो सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पे तो मैंने लिखा नहीं है जिससे 8 अध्याय और 4 सहस्त्र है। इसके तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। उस समय के भूगोल, राजनीतिक, आर्थिक, शिक्षा और दार्शनिक चिंतन, खान पान, रहन सहन आदि के प्रसंग स्थान स्थान पर अंकित है। विश्व की सबसे बड़ी वैज्ञानिक भाषा संस्कृत है, जिसके जनक महर्षि पाणिनि ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। अब बहुत ही महत्वपूर्ण, विष्णु शर्मा पंचतंत्र आपने सुना होगा। ये कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कि पंचतंत्र के लेखक कौन थे। नीति के 5 तंत्रों की शिक्षा पशु पक्षियों के माध्यम से देकर जीवन में विकास और उन्नति के आधार प्रदान करने वाली नीति कथाएं। विष्णु शर्मा एक भारतीय विद्वान और लेखक थे जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने दंत कथाओं का पंचतंत्र संग्रह किया। पंचतंत्र की रचना की सटीक अवधि अनिश्चित है और अनुमान 1200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक भिन्न है। कुछ विद्वान इन्हें 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं। पंडित विष्णु शर्मा प्रसिद्ध नीति पुस्तक पंचतंत्र के रचयिता है। नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान है। इस महानतम विद्वान ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से विद्या शिक्षा प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त तक्षशिला विश्वविद्यालय में कौशल, नरेश, प्रसेनजीत, महान अर्थशास्त्री चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, पाणिनि एवं पतंजलि ने भी शिक्षा प्राप्त की और अपने अपने क्षेत्र में विख्यात हुए। विश्वविद्यालय पर आक्रमण, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहीं से पता है, किसी भी देश को तबाह करना उसकी शिक्षा तबाह कर दीजिए, लेकिन कभी भारत ने ऐसा नहीं किया, पूरे विदेशियों ने ऐसा किया। यही हमारी संस्कृति और सभ्यता है। अपने विशाल वैभव के दिनों में तक्षशिला के अनेक विदेशी आक्रमणों के निर्मम प्रहार सहने पड़े थे। इसलिए तक्षशिला के उत्थान और पतन दोनों ही होते रहे। इसकी प्रसिद्धि कुषाण शासन के अंत 250 तक रही। इसके बाद धीरे धीरे उसकी अवनति होती गई। 5वीं इसी शताब्दी में जब फाहियान भारत आया तो उस समय शिक्षा के केंद्र आक्रमण क्यों हुआ, क्योंकि जितने भी रास्ते थे इसी विश्वविद्यालय से होकर जाते थे तो आक्रमण कर डाला। तो उस समय शिक्षा के केंद्र के रूप में तक्षशिला का दीप बुझ चुका था। 7वीं शताब्दी में ह्वेन सांग ने इस शिक्षा केंद्र को देखकर अत्यधिक दुख व्यक्त किया था। 5वीं शताब्दी के मध्य में बाबर हुणों ने इस शिक्षा केंद्र को विध्वंस करके इसको मिट्टी में मिलाकर छोड़ दिया, जब इसकी केवल स्मृतियाँ ही जाग रही हैं। अब दुख बहुत होता है कि अगर ऐसे विश्वविद्यालय आज भी होते तो पता नहीं कितने चाणक्य ने, चंद्रगुप्त और कितने ही महान अर्थशास्त्री निकलते हैं। बाकी हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया और मैं भी थक गई हूँ। और इसके लिए गुरु दक्षिणा के लोग में लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बहुत आपका आभार रहेगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। तो इसके आगे हम जो है अब नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे और देखने सुंदर ढंग से मैंने इसको समझाया है, ठीक है। इसके अलावा